गुड इवनिंग दोस्तों। चौहान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आपके लिए आज टॉपिक लाया हूँ ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट राइट है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि ये एग्ज़ाम में चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवेज़ हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन या दो या तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे आप प्रीवियस पेपर भी देख सकते हो। तो देखते हैं कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में देखते हैं। इसमें मेनली ये कि जो रिटें होती है, रिटें जारी करते हैं कोई व्यक्ति, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके वजह से थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका क्या, कौन अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए किसी किसी जो मशीनरी होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखा गया है कि संविधान के आर्टिकल 32 के द्वारा संवैधानिक जो व्यवस्था उपचारों का अधिकार की व्यवस्था की गई है। अर्थात जो आर्टिकल 32 है ये मूल अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि फंडामेंटल राइट का गार्जियन है। तो इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह गारंटी है कि वो अपने अगर अधिकार छीनने की स्थिति में, अगर किसी का अधिकार छीनते हैं तो उस स्थिति में वो न्यायालय की मदद ले सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में ये प्रावधान किया गया, किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अगर कोई अधिकार छीनने की स्थिति होती है, न्यायालय की में मदद ले सकता है। इसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, आर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये संविधान उपचारों का अधिकार है, इसको हमारे संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अब देखते हैं इसमें कि मूल अधिकारों की बात हुई, थोड़ा फिर बेसिक जान लेते कि मूल अधिकार है क्या, कितने टाइप के हैं। तो जो हमारे संविधान के में 22 भाग है, टोटल 22 भाग है। तो उसमें जो मूल अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है, इसका जो विवरण है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है, यानी इसमें उल्लेख है। तो जैसे अभी मैंने आपको जो बोला था, मैं ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये तो आर्टिकल 32 में, लेकिन जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 32 से 35 तक इसमें इसका विवरण किया गया है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि जैसे कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसको एक उधार का थैला, यानी कि उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो हमने कोई चीज़ इंग्लैंड से, यूएस से और बहुत सारी कंट्रीज से एक्सेप्ट की थी, ग्रहण की थी। तो जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है। तो जो अमेरिका का संविधान है उससे ही जो है फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले ये 7 था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये पहले 7 थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था, जो आर्टिकल 31, जिसका उल्लेख आर्टिकल 31 में किया गया है संपत्ति के अधिकार का, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो ये फंडामेंटल राइट्स था इसे हटा दिया गया है और इसको जो आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया है। पहले 7 थे, फिर ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको ख़त्म करके, इसको निरस्त करके
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और इसको 301 के तहत एक कानून अधिकार बना दिया गया। अब हमारे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो है 6, जिसमें सबसे पहला है समता का अधिकार। यानी कि इसमें जो समता के अधिकार में इसमें समानता, इक्वलिटी की बात की गई है, जो आपके आर्टिकल 14 से 18 तक है। जो समता के अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें ज़्यादा ये मैच करने के लिए आता है कि समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, शोषण के विरुद्ध कौन से आर्टिकल में, मोस्टली ये आते हैं। तो 6 जो टाइप के, पहला जो है समता का अधिकार है, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो 14 से 18 है। और सेकंड देखते हैं, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है। जो वो फ्रीडम है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, वो आपका 19 से 22 तक है। फिर थर्ड देखते हैं, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपके आर्टिकल 23 से 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका आर्टिकल में 23 से 24 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, जो हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी रिलीजियस फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक, इसका जो उल्लेख किया गया है हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक, धर्म की स्वतंत्रता। और जो कल्चर एजुकेशन राइट है ये आपका 29 से 30, इसका जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 29 से 30 तक। और जो मैं आपको आज आपके लिए बोलूँगा, थोड़ा इसमें जो रिटें होती है, जो हमारा मेन इम्पोर्ट इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इसका रोल, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके आर्टिकल 32 में। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्या क्या किसमें प्रावधान। इसमें मोस्टली है कि आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैच करने के लिए भी आते हैं। अब इसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें जो रिटें होती है, रिटों का जो प्रावधान है वो मेनली होती है, क्योंकि जो फंडामेंटल का हमारा जो हम न्याय के लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो इसमें जो रिटों के माध्यम से, तो इसका जो रिट का एक शब्द, एक लैटिन भाषा में इसका लैटिन भाषा में अर्थ है इसका, जिसका अर्थ है फॉर्मल लेटर होता है एक। जैसे हमारे यदि किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किसी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वो यदि वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है आर्टिकल जो 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में, और जो 224 है उसके तहत हाई कोर्ट में जा सकता है न्याय के लिए। अगर किसी का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। और ये रिटें हैं, इसको न्याय का झरना भी कहते हैं, क्योंकि जो फाइनली डिसीजन किसी के न्याय का, फंडामेंटल राइट्स का जो अगर हनन हुआ है, तो इन रिटों के माध्यम से वो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ से उनको जो न्याय मिल पाएगा, इसी वजह से इसको न्याय का झरना भी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारी रिटें हैं वो मेनली 5 प्रकार की है। तो इसका जो फर्स्ट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबस कॉर्पस। इसका जो मेनली इसका जो अर्थ है वो होता है किसी को प्रस्तुत करना, यानी कि शरीर प्राप्त करना। यू हैव टू बॉडी, ताकि किसी व्यक्ति में अगर फिर वो, ताकि वो कारणों की जांच कर सके कि भाई किस कारण से इसे हिरासत में लिया है। जो न्यायालय जो मामले की जांच करेगा, यदि किसी व्यक्ति को
जबरन हिरासत में रखते हैं तो उसके विरुद्ध ये आप जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये जारी कर सकते हैं। सपोज़ किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये दायर करनी है। अगर वो लगता है वो व्यक्ति उसे अवैध रूप से या इलीगल तरीके से हिरासत में रखा है तो वो उसके सगे वो तो कह दोगा उसके सगे संबंधी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर उसकी जांच होगी। अगर उसे जबरन हिरासत में रखा है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर लगता है कि लीगल तरीके से है तो उसको जो भी दंड दिया जाएगा उसमें दंड का भी प्रावधान है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये है कि आपको हैव टू बॉडी, आपको शरीर पूरे सह शरीर से, आपको सह शरीर भी कह सकते हैं इसको, आपको प्रस्तुत होना है कोर्ट के सामने। फिर न्यायालय जांच करेगा। अगर इलीगल है तो उसे छोड़ देंगे, लीगल अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। सेकंड है, जो सेकंड रिट है वो है परमादेश यानी कि मैंडामस। इसका जो बेसिक एक सामान्य अर्थ है, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, यानी कि इसमें होता है कि ऑर्डर देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई काम, कोई पदाधिकारी तय समय पे अपना कार्य नहीं करते तो ये जो मैंडामस रिट होती है ये जारी की जाती है। अब ये देखना है कि ये इसमें मेनली ये होता है कि किसके लिए मैंडामस रिट जारी होती है और किसके लिए जारी नहीं होती है। तो इसमें ये देखा गया कि जो यदि कोई सार्वजनिक यूनिट यानी कि सार्वजनिक इकाई का हो, कोई निगम हो, कोई अधीनस्थ न्यायालय हो, प्राधिकरण हो या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। तो जैसे देखा गया कि किसके खिलाफ जारी होती है, तो ये होती है सार्वजनिक यूनिट, कोई सार्वजनिक इकाई का हो, निगम का हो, कोई अधीनस्थ न्यायालय हो, प्राधिकरण का या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी की जाती है। और ये देखते हैं कि किसके खिलाफ विरुद्ध ये जारी नहीं कर सकते रिट। कोई निजी व्यक्ति हो, प्राइवेट पर्सन हो कोई, और ऐसा विभाग जो गैर संवैधानिक है उसके खिलाफ भी ये जो मैंडामस रिट होती है ये जारी नहीं हो सकती। और जो मेन वो है, जो हमारे संवैधानिक पद के सबसे बड़े पदाधिकारी वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके विरुद्ध भी ये जो मैंडामस रिट होती है ये जारी नहीं होती है। तो इसमें ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कहीं कूड़ा करकट एक जगह कहीं इकट्ठा हो गया, कहीं कूड़े की ढेर इकट्ठा हो गई है, तो इकट्ठा हो गई है तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि मक्खी भी लगी, मच्छर भी लगी, बहुत सारी बीमारी फैलेगी, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो जो आसपास के व्यक्ति है वो न्यायालय में जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे जीवन जीने का अधिकार है, जो आर्टिकल 21 में है जीवन जीने का अधिकार, उसका जो है हनन हो रहा है, यानी कि उसको वायलेशन हो रहा है कि कूड़ा करकट वहाँ कब कई दिन से इकट्ठा है, उसको कोई ले जा नहीं रहा है। तो इस रिट के माध्यम से वो मैंडामस से कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट फिर उन अधिकारियों को ऑर्डर देगा, जो इसमें कहा गया है कि हम आदेश देते हैं। फिर उनको जो आदेश देंगे कि आप जो ये कूड़े की ढेर है ये इस टाइम तक इसको यहाँ से निपटारा किया जाए, तय समय से, यानी काम पूरा किया जाए। तो इसमें जो परमादेश में होता है कि हम आदेश देते हैं, ये ऑर्डर करेंगे किसी ऐसे पदाधिकारी को जो सार्वजनिक यूनिट का हो, जो मैं आपको बोला था। तो इस परमादेश में ये है। और जो थर्ड है वो है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसका जो अर्थ होता है ये होता है किसी को रोकना, यानी कि कोई चीज़ होगी जो रोकेगा इसको। जैसे अगर कोई निचली अदालत, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, अगर निचली अदालत
अपने अधिकार की अवहेलना करता है तो इनको जो अपर कोर्ट होते हैं वो इनको रोक सकते हैं। यानी कि जब कोई जो लोअर जुडिशरी होती है अपने कार्य के प्रति निवरण होते हैं, मतलब अपने कार्य करते नहीं हैं, अच्छे से नहीं हो पाए, तो उसके अपने अधिकार क्षेत्र से कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके अधिकार में जो है ही नहीं, उससे बाहर कर रहा है वो, तो जो अपर जुडिशरी होती है वो ये प्रतिषेध रिट जारी करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक जो न्यायाधिकरण होते हैं उनको आदेश देते हैं कि मामले में कार्रवाई ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर बाहर है। ये इनको जो अपर कोर्ट होता है, अपर जुडिशरी होती है, इनको ये रोक देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो प्रशासनिक प्राधिकरण है उनके विरुद्ध भी ये लागू नहीं होगा। विधायी निकाय होता है, निजी व्यक्ति, इनके खिलाफ जो ये प्रतिषेध रिट है ये इनके खिलाफ जारी नहीं होगी। तो इसमें जैसे बोला था कि न्यायाधिकरण यानी निम्न न्यायालय अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को इनके खिलाफ आदेश देते हैं अपर जुडिशरी। नेक्स्ट जो है वो है उत्प्रेषण यानी सरिट्यूरिटी। उत्प्रेषण का जो मेनली अर्थ है वो होता है कि प्रमाणित होना यानी सूचना देना, यानी कि सूचना देना, यानी कि टू बी सर्टिफाइड। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर जिला न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय उन्होंने कोई ऐसा निर्णय दिया है जो इलीगल है, अगर वो निर्णय इलीगल है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यह बोलते हैं कि ये सब रिकॉर्ड सही हमें दे दो, और मुकदमा न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो गया इनको भेजेंगे। और फिर इसमें ये देखते हैं कि अगर जैसे उसमें जो मैंने आपको प्रतिषेध में बोला था कि उसमें क्या होता है कि मुकदमा को रोकने के लिए होता है, और इसमें ये फैसला देने के बाद अगर कोई आपके जो क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रहा है तब भी ये रोक देते। इसमें वरिष्ठ न्यायालय ये देखते हैं कि अगर कुछ जो कोर्ट ने क्षेत्राधिकार से बाहर कुछ काम किया हो या अनुचित न्याय यानी कि कुछ उल्टा सीधा फैसला सुना दिया, या अप्राकृतिक न्याय यानी ऊपरी अदालत को लगता है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो उसको न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ न्यायालय उसको प्रमाणित या वो टू बी सर्टिफाइड करता है। जैसे मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट देगा सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि वरिष्ठ न्यायालय को भेज जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि क्षेत्राधिकार से बाहर काम किया है या कोई अनुचित न्याय तो नहीं दिया या अप्राकृतिक न्याय तो नहीं दिया जिससे कोई इनको नुकसान झेलना पड़े बाद में। तो वरिष्ठ न्यायालय जो होते हैं इसको टू बी सर्टिफाइड प्रमाणित सहित इसमें न्याय दिलाते हैं। नेक्स्ट जो रिट है वो अधिकार परीक्षा यानी को वारंट। इसका जो मेनली अर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है, बाई व्हाट वारंट। तो इसमें भी जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसको उस कार्य करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जिसका उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है, और जैसे आप कह सकते हो कि कोई कर्मचारी के पद में संवैधानिक जांच, कर्मचारी की संवैधानिक जांच जैसे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से जॉब लिया है तो उसकी ये जो अधिकार परीक्षा है इस रिट के माध्यम से उसकी जांच कर सकते हैं, कि शिकायत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि अगर वो इस पद में
संवैधानिक तरीके से गया है, यानी कि फ्रॉड नहीं है, तो ये क्यू वारंट जारी कर सकते हो। या दूसरा एग्जांपल ये समझ, जैसे रेलवेज़ में हो, एक रेलवे का एग्जांपल भी है। रेलवे में जो आप रेलवे में एंट्री करी, तो जो आपका लगेज होगा, सामान होगा, उसकी जो सिक्योरिटी करेगा वो पुलिस कर सकते हैं। उसकी जांच जो है पुलिस कर सकते हैं। और जो आपका टिकट होगा उसकी जांच आपका टीसी कर सकता है, यानी कि टिकट कलेक्टर होगा, वो जांच कर सकता है उसकी। अगर पुलिस वाला यूँ बोले कि मुझे टिकट भी दिखाओ, अगर उसे ऑथराइज़ नहीं किया गया हो इस टीसी के द्वारा, तो ये आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो मैं अधिकार परीक्षा क्यों वारंट और रिट जारी करता हूँ, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो मेरा टिकट चेक कर, आप लगेज एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप मेरा सामान चेक कर सकते हो, और जो ये लगेज है ये चेक कर सकते हो, और जो मेरा टिकट है, ये मेरा जो टीसी आएगा वो चेक कर सकता है। आपको ये अधिकार नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल है। तो ये इसमें जो 5 रिटें हैं, इसमें ये प्रावधान है। अब देखते हैं कि जिसके क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 क्वेश्चन मैं लाया आपके लिए, ये बनते रहते हैं बार बार। जैसे ये भी आता है कि किस आर्टिकल्स में भारतीय संविधान को आत्मा का आज कहते हैं, तो आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 है, इसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, जो मैं आपको पढ़ाया ये आर्टिकल, ये भी 32 में है। 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये भी आता है कि किसने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको हृदय और आत्मा कहा, ये तो आपके जो मैंने बोला था VR अम्बेडकर ने बोला। अब रिट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो रिट में आते हैं, ये जो ये व्यक्तिगत, अगर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपको कोई रिट जारी करनी है, तो वो थी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आप व्यक्तिगत कोई रिट जारी कर रहे हो तो वो आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें और एक 2 रिटें ऐसी है कि केवल जो न्यायालय पर लागू होती है। केवल ऐसी कौन सी रिट है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी रिट है जो केवल न्यायालय पर लागू होगी, तो वो आपका जो एक प्रतिषेधता, यानी कि जो प्रतिषेधता वो था आपका किसी को रोकना, कोई मामला रोक देता था। और जो सेकंड थी वो थी आपकी उत्प्रेषण। ये थी आपकी, यानी कि जो फैसले को रद्द करते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम के में ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन और भी बनते रहते हैं, रिट से पूछते रहते हैं। और ये देखता हूँ मैं, जैसे इसका वो आर्टिकल 32 में कहा गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और जो आर्टिकल 226 के तहत है वो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो जो 32 है उसमें केवल अगर फंडामेंटल राइट्स उसके तहत, यानी कि 12 से 35, और जो आर्टिकल 226 है उसमें फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पर्पज़, यानी कि और भी उससे जो कानूनी अधिकार है, तो इस पर्पज़ से भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो कह सकते हैं कि जो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉड है, यानी कि बड़ा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में आएगा वो तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और जो 226 में वो फंडामेंटल राइट्स प्लस और भी जो और पर्पज़ है, कानूनी अधिकार है, और भी अधिकार है, उसके लिए जा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइबर करना। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बनाऊंगा वो मैं MCQs, एक 50 क्वेश्चन वाली MCQs बनाऊंगा, जिसमें हर सब्जेक्ट का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में अब MCQs वाली बनाऊंगा एक। दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। धन्यवाद।